ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। जावेद मलिक साहब, शरह सूद में 1% इजाफे का ऐलान कर दिया स्टेट बैंक ने। मुश्किल फैसले लेने का इंदिया पहले ही दे दिया था। अब आप क्या समझते हैं कि मुआशी मुश्किलात तो पहले ही बहुत ज्यादा हैं, मजीद क्या मुश्किलात बढ़ने जा रही हैं? जी, मैं समझता हूँ कि जो लोग भी मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल पे नज़र रखे हुए हैं, वो ये समझ रहे थे कि ऐसा फ़ैसला जो है वो एक्सपेक्टेड है, बिकॉज़ ऑफ़ कोर्स अफ़रात ज़र यानी इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ती जा रही है, काबू में नहीं हो रही। बहुत सारे मेजर्स जो है वो हुकूमत ने लिए हैं और देखिए जब हुकूमत किसी हद तक नज़र आता है कि वो सिचुएशन को अरेस्ट नहीं कर पा रही, उसको डील नहीं कर पा रही, तो स्टेट बैंक को फिर स्टेप इन करना पड़ता है और अभी हम देख रहे हैं कि ग़ालिबन इंटरेस्ट रेट जो है वो 17% के करीब ले गए हैं। ये मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक तकरीबन आई थिंक 20 साल हो गए हैं, आई थिंक 20 साल से भी ज़्यादा इस लेवल पर इंटरेस्ट रेट नहीं था। अगर आप इसको यूँ कहें कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है तो ये लेना पड़ रहा था। इसके अलावा कोई चारा नहीं था क्योंकि जो बढ़ती हुई जो महंगाई है उसको रोकने के लिए हम ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन ऑफ कोर्स इसका मकसद ये होता है कि अफरात ज़र को काबू किया जाए। तो उस हवाले से अगर हम इसको यूँ कह लें कि ये एक ट्रबल शूटिंग इकदाम था जो कि स्टेट बैंक ने किया, तो ये गलत नहीं होगा। असल में ये जितने भी स्टॉप गैप मेजर्स किए जाते हैं, आप ये समझ लें कि ये पैबंदकारी होती है। कहीं नहीं खुदा न खास्ता आपके अगर जिस्म पे कहीं ज़ख्म हो, उस पे आप किसी हद तक मरहम पट्टी करते रहें, तो वो उसका टेम्परेरी सॉल्यूशन तो होगा, लेकिन असल में आपको उस कोर पे जाना पड़ेगा कि वो कोर क्या है जिसकी वजह से ये ज़ख्म पैदा हुआ है। हमारे मुल्क के इस वक़्त अगर इकोनॉमी के अंदर जो मैं समझता हूँ कि अगर हम ये कह लें कि ब्लीडिंग इकोनॉमी है, उसका अरेस्ट करने का, उसको रोकने का एक ही तरीका है, वो हमारी इनकम को यानी हमारे एक्सपेंसेस को कम करना है और हमारी इनकम को बढ़ाना है। यानी तजारत को फ़रोग़ देना है, सरमायाकारी को लेकर आना है। ये वो सारे लॉन्ग टर्म मेजर्स हैं जो करने के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तमाम इकोनॉमिस्ट के नज़दीक कि आईएमएफ प्रोग्राम को जो है वो मज़ीद प्रोलॉन्ग ना किया जाए और जो भी शराइत आईएमएफ ने आपको दी हैं, आपको वो माननी पड़ेंगी क्योंकि आपके पास और कोई चारा नहीं है। क्योंकि जो दूसरा इसका रुख है, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर खुदा न ख़ास्ता आपका ये प्रोग्राम रिस्टोर नहीं होता, तो आप कहीं डिफ़ॉल्ट की तरफ ना चले जाएँ। तो मैं समझता हूँ ये जो फ़ैसला था, ये फ़ैसला तो इनएविटेबल था, यानी ये होना ही था। लेकिन हुकूमत को बहुत तेज़ी से एक्ट करना पड़ेगा और मैं समझता हूँ जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है और जो मेरी 1-2 बहुत ही कलीदी लोगों से बात भी हुई है, जो कि हमारी मुल्क की इकॉनमी को देख रहे हैं, उसके कर्ता-धर्ता हैं, उनके बकौल यानी बहुत ही हाई लेवल पर ये फैसला कर लिया गया है कि अब हमें आईएमएफ के प्रोग्राम की तरफ जाना है और उसके हवाले से जो है तकरीबन तमाम जो लवाज़मात हैं वो पूरे किए जा रहे हैं। और मेरी नज़र में शायद ये जो डिसीजन लिया है स्टेट बैंक ने, ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी हो। अल्टीमेट गोल यही है कि मुल्क के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाई जाए और उसको लाने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप होगा आईएमएफ प्रोग्राम और उसके बाद जैसे कि मैं कह चुका हूँ आपको कई दफ़ा पहले भी कि लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्लानिंग, इन्हें रैशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की ज़रूरत है हमारे मुल्क को। जब तक हम वो नहीं करेंगे, हम इसी सिचुएशन इस भंवर से हम नहीं निकल पाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो स्टेप लिया गया है, इसके बाद अब आईएमएफ का प्रोग्राम और उसके बाद फिर गैर सियासी तौर पर मैं समझता हूँ यानी नॉन पार्टिजन अप्रोच चाहिए आपको इकोनॉमी को रिस्टोर करने के लिए। आई होप कि मीर साहब भी और सना भी एग्री करेंगे और देखने वाले भी कि हमें इस इकोनॉमी को बिल्कुल गैर सियासी अंदाज में आगे लेकर चलना है। अगर हम प्योरली अपने मुल्क की इकोनॉमी को रिस्टोर करना चाहते हैं, तो हमें इस वक्त नॉन पार्टिजन इकोनॉमिक पॉलिसी की जरूरत है, जिसको आप चार्टर ऑफ इकोनॉमी कह लें, कोई और नाम दे लें, लेकिन गैर सियासी होकर मुल्क के मफाद के अंदर 10 या 15 साल की प्लानिंग करने की जरूरत है आफ्टर आईएमएफ प्रोग्राम। तभी हमारे मुल्क की इकोनॉमी जो है वो रिस्टोर हो पाएगी मेरी नजर में। ठीक है जावेद साहब, आपका पॉइंट आ गया। सजाद मीर साहब, आप क्या समझते हैं? लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज पर हमेशा जोर दिया जाता है, लेकिन ये स्ट्रेटजी हम अनफॉर्चुनेटली नहीं देख पा रहे। इस तरह के जो इकदाम उठाए जा रहे हैं, जैसे अभी जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, आज शरह सूद में 1% मजीद इजाफे का ऐलान, आप क्या समझते हैं कि मुआशी मुश्किलात मजीद बढ़ेंगी या कुछ चीजें बेहतर भी हो सकती हैं आईएमएफ का प्रोग्राम मिलने से? ये बात तो नागुज़ीर नज़र आती है, दुरुस्त कहा इन्होंने जावेद मलिक साहब ने कि ये तो शरह एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बढ़ाई जाएगी। ये गैर मामूली तौर पे ज़्यादा शरह सूद है। ये 20 साल का कह रहे हैं, मुझे तो लगता नहीं कि पाकिस्तान की तारीख में कभी 17% शरह सूद हमारी हुई है। पहले जो पॉलिसियाँ थी वो तो और तरह की पॉलिसियाँ, बोनस वोचर की एक स्कीम हुआ करती थी। डॉलर को हम 4.5 पौने 5 के दरमियान रखते थे,
फिर जो लोग इंटरनेशनल मार्केट से खरीदारी करते थे उनको कुछ अलाउंस दे दिया करते थे, पता नहीं क्या बोनस देते थे, 8% के करीब उनको डॉलर पड़ता था। तो भुट्टो ने आके इसको 11% कर दिया था। अब पता नहीं हम क्या क्या पॉलिसी इख्तियार करते हैं, लेकिन कभी शरह सूद जो 17% पे नहीं रही और एक साल में 7% से 17% तक पहुंची है। अच्छा, इसका जो भी इम्पैक्ट पड़ सकता है वो तो जाहिर है कि यही है कि बेसिकली इन्फ्लेशन को रोकना, अफरात ज़र को रोकना, ये बहुत बढ़ गया। गोया उनका ख्याल है कि दौलत बहुत बढ़ जाए तो महंगाई हो जाती है, ये अमूमन कॉन्सेप्ट हुआ करता है, जो भी कुछ हुआ करता है। लेकिन ये दुरुस्त बात है कि ये IMF के साथ हमने जो फैसले भी करने हैं वो हमें फौरन करने पड़ेंगे और फौरन हमें तवक्को है कि बस आज गवर्नर स्टेट बैंक जो बहुत सी बातें कर रहे थे कि फलां चीज़ मैंने जो कंटेनर करे हैं उसके लिए ये कह दिया, फलां चीज़ के लिए ये कह दिया, ये मान रहे थे कि हम बेबस से हो गए। हम जो कंटेनर हमारे पोर्ट पे खड़े हैं उनको क्लियरेंस नहीं दे सकते। हम अपने लोगों को इतना ज़रा अपने बैंकों को ये हमने कहा कि बाहर से डॉलर ले लो, हमने कहा कि डेफर्ड पेमेंट पे तुम कोई अपनी एलसी खोल लो, कुछ ये कर लो, यानी कि ये बात तस्लीम कर ली गई है कि हमारे लिए क्राइसिस है और इसमें कोई शक नहीं है। और ये क्राइसिस सिर्फ स्टेट बैंक को नहीं हल करना, स्टेट बैंक को तो यही इकदाम करने हैं। अब अगर कहा जाए कि IMF में चले जाएंगे तो हमारे मसले हल हो जाएंगे, मसले तो हल नहीं होंगे, लेकिन जो हमारे सर पर तलवार लटक रही है वो शायद हटा दी जाए और शायद सूरत ऐसी पैदा हो कि अगर ये IMF का मसला ये है कि ये तो वो चुचुंदर है जो निकले ना बने और उगले ना बने वाली बात हो रही, मक्खी है जो निकले ना बने और उगले ना बने, फंस गई है गले में। अब हम कुछ कर नहीं सकते, हम दुआ कर सकते हैं कि हमारी मैशत खुदा करे ऐसी हो जाए कि हम IMF के चुंगल में ना जाए। देखिए, फिर हमें सोचना चाहिए कि मुफ्ताह इस्माइल क्या गलत कह रहे थे, ठीक कह रहे थे। कल चौन इंसान ने कि इसाक डार तो इकोनॉमिस्ट हैं और इसाक डार तो अकाउंटेंट है और वो इकोनॉमिस्ट है। देखिए, हमारी चार्टर्ड अकाउंटेंट और फंड मैनेजर्स यानी बैंकर्स के हवाले कर दिया गया, ये बात मैं बार बार कहा करता हूँ। आप सिर्फ इस बात को लगे हुए कि डॉलर इस तरह का हो गया तो ये हो जाएगा, फलां हो जाएगा। भाई, आपको मुल्क को इससे निकालना है, आपने नहीं फंसाया, लेकिन निकालने की जिम्मेदारी लेकर आप बड़े हाथ हिलाते हुए चलते हुए आए थे कि मैं आता हो जाएगा और IMF क्या भेजता है। और भाई ये देखिए, इसमें भी सोच समझ के बात करना पड़ती है और लिहाज करना पड़ता है। मैं खुद उनसे बहुत तवक्कुआत रखता था कि शायद कोई अकल की बात कर लेंगे, शायद उससे मईशत बेहतर हो जाएगी, लेकिन लगता है कि हम फंस चुके हैं और इससे निकलने का तरीका एक ही है कि हुकूमत वो कड़वा घूंट पी ले जो सियासत की खातिर वो पीना नहीं चाह रही। ठीक, मीर साहब आपका पॉइंट आ गया। सना, आप क्या समझती हैं, हुकूमत के पास अभी कोई ऑप्शन बचा है इस सारी मुश्किल मुआशी सूरत हाल से बचने का, या फिर वही सब डू मोर के जो मुतालिबात आ रहे हैं IMF की जानिब से वो आंखें बंद करके पूरे करना होंगे, यही एक ऑप्शन है पाकिस्तान के पास, या सिचुएशन कुछ और भी हो सकती है? सना। बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के पास कोई ज्यादा ऑप्शन मौजूद नहीं है और उसमें सबसे अव्वल का जो ऑप्शन है वो है IMF के पास जाना। मेरा ख्याल है कि जिस मुल्क के अंदर अब तक हम 51,000 अरब का कर्जा ले चुके हों, 45,000 अरब के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ के गई थी और इन्होंने बड़े तवील नहीं बल्कि कलील अरसे में उसको 45 से 51,000 अरब पर पहुंचा दिया। तकरीबन 21 से 22 अरब डॉलर के करीब जो है वो हमें सिर्फ इस साल अपना सूद देना है। अब असल चीज ये है कि आप ये देख लें कि IMF से आप क्या बात करने जा रहे हैं, क्योंकि आज तो सारा दिन हमारे पास आपकी तरह ना बिजली थी, ना ही टीवी देख सके, ना कुछ और हो जी। सका, लेकिन आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग जो कि वीडियो लिंक के ऊपर होनी थी और वो IMF के वक्त के साथ होनी थी। वो जो मीटिंग है, अगर उसमें कुछ चीजों कुछ नुकात के ऊपर अग्रीमेंट हो जाता है या अंडरस्टैंडिंग एटलीस्ट हो जाती है, तो फिर IMF का जो वक्त है वो अगले 10 से 12 रोज के अंदर पाकिस्तान आ सकता है। देखिए, एक चीज तो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि जो मेमोरेंडम ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसीज था उसके ऊपर अभी तक साइन नहीं हो सके और IMF की तरफ से बारहा ये कहा जाता रहा है कि आप कम से कम उन चीजों के ऊपर अग्रीड करें। उनमें 4 या 5 मोटी मोटी चीजें थी जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक तो सिंगल एक्सचेंज रेट पॉलिसी की बात IMF कर रहा है जिसको आपको करना पड़ेगा। ये जो शरह सूद बढ़ाई गई है ये बिला वजह नहीं बढ़ाई गई, ये भी उनकी एक डिमांड में से एक था और इसके अलावा पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन नहीं था कि कुछ मेजर कुछ मुश्किल फैसले करे। तो IMF जो डिमांड कर रहा है, आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि एक एक करके उन तमाम लिस्ट चेक लिस्ट के ऊपर टिक लगते जाएंगे और वो सारे काम
होते जाएंगे। इसके अलावा जो बजट डेफिसिट है उसको लिमिटेड करने की बात की गई थी, टैक्सेस में इजाफा किया गया था और ये कहा गया था कि जी मजीद नए टैक्सेस लगाने चाहिए, मजीद लोगों के ऊपर बोझ डालना चाहिए। जबकि इसके अलावा जो पेट्रोलियम मसनूआत है उसमें पेट्रोलियम लेवी को 35 रुपए से बढ़ाने की बात की गई थी, तकरीबन 70 या 75, लेकिन गालिबन 50 के ऊपर पाकिस्तान गवर्नमेंट जो थी वो स्टैंड कर रही थी कि हम इसको 35 से 50 रुपए पर लेके जा सकते हैं, इससे ऊपर हम नहीं करना चाहते हैं। इसके अलावा ये भी कहा गया था कि इन तमाम डिमांड्स के अलावा भी कुछ और डिमांड्स थी जो कि आईएमएफ ने सामने रखी थी, लेकिन ऑब्वियसली सारी डिमांड्स तो सामने लोगों के नहीं आ सकी हैं और ना हमारे आ सकी हैं, लेकिन ये वो मेजर कुछ स्टेप्स हैं जो कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को लेने पड़ेंगे। और अब ये आपने दुरुस्त कहा हमारे किसी पैनलिस्ट ने, गालिबन मीर साहब ने या जावेद साहब ने, कि ये फैसला कर लिया गया है कि हर सूरत में आईएमएफ के पास जाना है। और इस हवाले से जो लास्ट वीक है उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है और उसमें गो हेड मिल गया है, सागडार साहब को ग्रीन सिग्नल मिल गया है। ये देखिए, आप अपनी फिलॉसफी को छोड़ दें, आपको जो आईएमएफ कह रहा है आपको वो करना पड़ेगा, और कुछ बहुत मेजर स्टेप्स आप इस जनवरी के आखिरी हफ्ते में होते हुए देखेंगे फाइनेंशियली। ये जरूर है कि गवर्नर स्टेट बैंक साहब ने जो गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने कहा है कि जी पिछले 2 माह में कुछ चीजें बेहतर हुई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बेहतर हुई हैं, ये सिर्फ एक लॉलीपॉप देने वाली बात है। जो चीजें होनी है वो और मुश्किल होनी है और वो आने वाले 8 से 10 दिन में आपको पता चलेगी। और आज जो उनकी वर्चुअल मीटिंग होनी थी, अगर तो वो हो गई है तो यकीनन उसमें ये कहा जाएगा कि देखें हम ये 2-3 काम कर चुके हैं और मजीद 4 या 5 काम हम अगले आने वाले दिनों में करेंगे। लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ और दुआ भी साथ में करती हूँ, क्योंकि अब तो सिर्फ दुआ ही रह चुकी है, दवा का टाइम तो गुजर चुका है, कि हम कम हम्म। से कम उन तमाम इश्यूज के ऊपर मर्तबा पेट पे पत्थर बांध दें, और सरकार भी बांध दे और अवाम भी बांध दे, और हम ये कह दें कि हम ये कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद अच्छा टाइम आएगा। और अवाम को भी बता दिया जाए कि अच्छा टाइम आएगा। कम से कम अवाम रोजाना जिस जिंदगी में वो मरने के करीब हो चुके हैं, तो बेहतर ये होगा कि अवाम की भी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। जिस तरीके से पिछली चंद प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में एलसीज के ऊपर डिबेट होती है, जिस तरीके से गवर्नर स्टेट बैंक के साथ लोग बड़ा हार्शली गुफ्तगू करते रहे, पिछले चंद रोज पहले जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो मैंने कभी ऐसे मनाजिर नहीं देखे कि गवर्नर स्टेट बैंक के साथ स्टोन में किसी ने बात की हो। लेकिन ऑब्वियसली जो फ्रस्ट्रेशन का लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, आम लोगों से हटकर जो सनतकार तबका है, जो बिजनेस कम्युनिटी है, उसमें भी बढ़ चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है वो होने जरूरी हैं, और ये जब होंगे तो उसके बाद आईएमएफ आपसे एग्रीड करेगा। वर्ल्ड बैंक पहले जिसने आपको लोन देना था वो ये कह चुका है कि जी हम तो अब जो नया हमारा माली साल शुरू होगा उसमें आपको लोन देंगे, वो भी आपका पेंडिंग है। सऊदी अरब ने पहले ही आपको कह दिया कि अनकंडीशनल जी। लोन अब आपको नहीं मिलेगा, अब कुछ मुफ्त नहीं है, कुछ ना कुछ शराइत के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो कहने का मकसद ये है कि अब वजीर खजाना साहब जो कतर के दौरे पर निकले हैं, तो हमारे 2 एयरपोर्ट्स को स्टेक पर लगाने के लिए निकले हैं, इस्लामाबाद और गालिबन कराची या लाहौर का एक एयरपोर्ट है जिसके ऊपर बातचीत करने के लिए वो गए हैं। कहने को वो ये जरूर कहेंगे कि ये तो पाकिस्तान के हक में फेवरेबल बात होगी, लेकिन मेरा ख्याल नहीं है। इन तमाम पॉलिसीज को जल्दबाजी में करने के बजाय मेरा ख्याल है कि हमें अपने सिस्टम को ठीक करना चाहिए। जहां 77 रुकनी काबीना हो वहां पर किफायत शारी कमेटी का कोई फायदा नहीं होता। आप पहले अपने हम्म। सिस्टम को ठीक करें, उसको चीजों को सिस्टमाइज करें, और मेरा ख्याल है कि अपने अखराजात को भी कंट्रोल करें। मैं एक छोटी सी चीज आपकी गुजारिश जरूर करूंगी, तकरीबन 2.5 ट्रिलियन रुपए की हमारी आमदनी थी पिछले साल की, और हमारे अखराजात जो थे उसमें सिर्फ अगर 2 बड़े शोबों की मैं बात करूं, सूद और इसके अलावा दिफाई, तो वो तकरीबन 3.5 से ऊपर थे। तो आप सिर्फ 2 चीजों से अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान ऑलरेडी कितना डेफिसिट में चल रहा था, और बाकी कैटेगरीज तो बाद में आती हैं। तो कहने का मेरा मकसद ये है, ये वो तमाम चीजें मैं वो कोट कर रही हूँ जो कि अखबारात में आ रही हैं, मेरी कोई जाती रिसर्च नहीं है। कहने का मकसद सिर्फ सही। ये है कि पाकिस्तान में सिस्टम को ठीक करना जरूरी है। अगर आप अपने सिस्टम को कंट्रोल करेंगे तो ही आपके अखराजात और आपका बजट कंट्रोल हो सकता है। बहुत शुक्रिया सना मिर्जा साहिबा, सज्जाद मीर साहब, जावेद मलिक साहब, आपके कीमती वक्त, कीमती राय का। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। आपसे कल नए मौज़ूआत के साथ मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम हर साविये से। मैं हूं आपकी मेज़बान समीना राना। नाज़रीन, सबसे पहले आज के मौज़ूआत आपके साथ शेयर कर लेते हैं। पंजाब का निगरान वज़ीर आला कौन होगा? बिलाखिर खुदा खुदा करके तकर्री हुई, लेकिन उसके बाद फिर वही हुआ जिसका खदशा था। इस पर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बहुत सारे एतराज़ात उठाए जा रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने जानबूझकर ऐसा फैसला किया है। और ये भी कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान को
बनाना रिपब्लिक बनाने की कोशिश की है। जो एतराज़ात उठाए जा रहे हैं पीटीआई की जानिब से, जिसमें कुछ कानूनी एतराज़ात भी उठाए हैं, उस पर बात करेंगे कि क्या वो दुरुस्त हैं। इसके बाद हमारा दूसरा सेगमेंट आज का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्तीफे वापस लेने का फैसला किया है। क्या कौमी असम्बली में राहें खुली हैं पीटीआई के लिए? पहले कहा जा रहा है अब कि पहले बड़के मारकर निकले, अब वापस आने के लिए घुटने टेक रहे हैं, तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, क्या वापस आ सकते हैं असम्बली में? इस पर हम दूसरे सेगमेंट में गुफ्तगू करेंगे। जो तीसरा हमारा आज का टॉपिक है उसमें यह है कि स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% इजाफे का ऐलान कर दिया है। महंगाई की शरह पहले ही बहुत ज़्यादा है और ऐसे में मुआशी मुश्किलात का तज़किरा भी हम वक्तन फ़वक्तन अपने प्रोग्राम में करते हैं। तो इस इकदाम से मुआशी मुश्किलात में और कितना इजाफा हो जाएगा, इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद मीर साहब, सीनियर एनालिस्ट, सना मिर्जा मेरे साथ मौजूद हैं, एंकर पर्सन और सीनियर एनालिस्ट, जावेद मलिक साहब सीनियर तज्जियाकार मेरे साथ मौजूद हैं। मीर साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब तकर्री को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बहुत सारे एतराज़ात उठाए जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि ये एतराज़ात दुरुस्त हैं या बिला जवाज़ हैं? देखिए, एतराज़ात तो दुरुस्त भी हो सकते हैं, बिला जवाब भी हो सकते हैं। आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर क्या इसकी गुंजाइश मौजूद है? इलेक्शन कमीशन जब एक फैसला कर देता है, जब आप एग्री नहीं कर पाते, ना वजीर आजम और लीडर ऑफ द अपोजिशन, आप तो बातचीत करने के मूड में नहीं होते। और उसके बाद जिस तरह इमरान खान बात नहीं करता, इस तरह शरीफों के साथ परवेज लाई का रवैया भी यही था। आप ये रवैया अख्तियार करते हैं, उसके बाद आपकी पार्लियामेंट्री पार्टी पास नहीं कर सकती। तो आइन तो यही कहता है कि इलेक्शन कमीशन जो फैसला करेगा वो हतमी हो। अब आप टक्करें मार रहे हैं कि हम वहां जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। असेंबली तोड़ने से पहले आपको सोच लेना चाहिए था कि उनके पास भी कोई ट्रम्प का कार्ड हो सकता है। बात यह है कि मोहसिन नकवी बिल्कुल एक जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट मैं उनको नहीं कहता, सीनियर ही है, वैसे तो काफी सीनियर है। ज़ारा मालिक है 24 के और 42 के, और उससे पहले CNN में उन्होंने काम किया है और हमने उन्हें काम करते देखा है। उन्होंने बड़े तरीके के साथ अपने आप को एस्टेब्लिश भी किया इस फील्ड में, और वो चौधरियों के रिश्तेदार है, भांजे कहलाते हैं। रिश्ता मुझे मालूम है क्या, किसके साथ क्या है, क्या शुजात के साथ भी था, परवेज लाई के साथ भी है, क्या क्या रिश्ता है, क्या नहीं है, वो छोड़ दीजिए। लेकिन यही गिना जाता है, इस शहर में उनकी रेपुटेशन ये थी कि ये चौधरियों के भांजे, और उनके घर में आना जाना ऐसा था, यानी कि वो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल फैमिली है, पापर्दा और उस तरह की फैमिली है उनकी ख्वातीन खास तौर पर। लेकिन इनका घर में जाना ऐसे ही था जैसे घर का एक बच्चा आता जाता है। ऐसी सूरत में जो मैंने कल भी शायद कहा था कि चौधरियों की जो लड़ाई थी उसमें मोहसिन नकवी शायद शुजात के साथ, और ये वो कसूर था कि जो ज़ाहिर है कि उन्होंने अपना साथ से अपना एक बंदा दिया जो कर सकता है। वैसे सच्ची बात तो ये है कि अब जो इंटरिम वजीर आला होता है उसके पास तरामीम के बाद वो पावर्स नहीं होती कि वो कोई मुदाखलत कर सके। वो जो तबादले तब्दीली करनी होती हैं वो भी इलेक्शन कमीशन से पूछ के कर सकता है, कुछ ऐसा कर नहीं सकता। लेकिन लगता है कि इनको अपने, अब पंजाब का सूबा इनके हाथ से निकल गया, इनको लगा कि ये जो इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट यहाँ मुकर्रर की हुई थी, परवेज लाई ठीक कहता था कि आप यहाँ इस्तीफे न दो, परवेज लाई ठीक कहता था कि आप दोगे तो आपके बड़े प्रॉब्लम पैदा होंगे। ये प्रॉब्लम नंबर 1 तो यही पैदा हो गया आपके साथ, अभी और भी पैदा होंगे जब दोनों सूबों में आपको वो प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी जो पहले मिलती थी। तो पता नहीं क्या हो सकता है कि आपके कानून के हाथ आप पर आसानी के साथ पहुंच जाए। ये अच्छी बात नहीं जो कुछ हो रहा है, यानी कि तमाशा लगा हुआ है। उधर अभी आप दूसरा सवाल ही पूछोगे कि वो जो कौमी असेंबलियों में हो रहा है वो लतीफा ही है ना जी। कल तक आप कहते थे हमारे इस्तीफे कबूल करो, आज कहते हैं हमारे इस्तीफे कबूल ना करो, हम लीडर ऑफ द अपोजिशन बनना चाहते हैं। कल आप ठोकर मार के आ जाते थे कि हम इस तरह निजाम के साथ नहीं चल सकते, हम चोरों के साथ नहीं बैठ सकते। आज क्या जवाब आप देंगे? देखिए, बात ये है कि अब आप ढूंढ रहे हैं कोई ऐसी राह जिसमें आपको कुछ लिवरेज मिल जाए। कौमी असेंबली में भी और सूबे में आपने तोड़कर उसके बाद जो कुछ होना था वो आगाज हो गया। आपका क्या ख्याल था कि आप असेंबलियां तोड़ देंगे, ये आराम से बैठ जाएंगे और अल्लाह अल्लाह खैरसल्ला, यानी आप जिसको आप फेयर इलेक्शन कहते हैं वो फेयर इलेक्शन करा देंगे। भाई देखिए, अगर आपने ये किया था तो आपको पता होना चाहिए था कि इंटरिम सेटअप जो आना है उसमें आपका कितना रोल हो सकता है और आपको उसको कैसे सेटल करना है। आपने तो उसके बारे में सोचा ही नहीं। देखिए, इस मुल्क में कई बार कंसेंसस के साथ वो बहुत गलत करती, जावेद इकबाल जैसे जावेद इकबाल की गलत कर दी या फलां की गलत कर दी, फलां की गलत कर दी, लेकिन कंसेंसस के साथ होती रही। आपको किसी बात का एहसास नहीं था,
आप लड़ते झगड़ते रहे और लड़ते झगड़ने के नतीजे के तौर पर जो रिजल्ट सामने आना था आप भुगते। मैं यही कह सकता हूँ, मैं इस बात पर बहस नहीं करता, इसका जवाब स्थापित था। आईनी तौर पर तो आपको इतराज करने का हक नहीं है, लेकिन अखलाकी तौर पर अगर आप समझते हैं कि दूसरी अपोजिशन ने वो बंदा वहां रख दिया है जो उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं था, तो फिर ये भी सोचिएगा कि कोई इतना खतरे की बात थी। लड़े आप इलेक्शन लड़े, अगर इलेक्शन की राह हमवार होती, अगर हमवार होती, कराची में आपने नहीं लड़ा, क्या रिजल्ट निकला? बस अब आप सीख रहे हैं कि ये कर दिया वो कर दिया, इस तरह नहीं होता। आप जहां तो डेमोक्रेसी की अब इलेक्शन में पढ़ते ना, पढ़ गए हैं तो फिर आप आगे चलिए। ठीक मीर साहब, आपका पॉइंट आ गया। सना, आप क्या समझती हैं, ये एतराज़ात तहरीक इंसाफ की जानिब से बिला जवाब हैं क्या? देखिए सबीना, मेरा ख्याल है कि जो कैंडिडेट्स पहले शॉर्टलिस्ट किए गए थे दोनों तरफ से, उन कैंडिडेट्स में बहुत से मसाइल मौजूद थे। किसी के पास ब्रिटिश नेशनैलिटी थी, कोई जो था वो नैब के पास डिटेन रहा था, किसी का ये था कि वो इस वक्त भी सरकारी ओहदे के ऊपर काम कर रहा था। तो मेरा ख्याल है कि उन तमाम कैंडिडेट्स में सिर्फ एक ही कैंडिडेट सबसे बेहतर थे, जो कि नासिर खोसा साहब थे। लेकिन हमारा अलमिया ये है कि नासिर खोसा साहब मौजूदा हालात और जो पॉलिटिकल क्राइसिस इस वक्त पंजाब में था, उस तनाजुर में इन्होंने बेहतर यही समझा कि वो इस मैच के अंदर ना पड़े और अपने आप को एक तरफ किनारे पे कर लें। जहां तक इनको चुनने की बात है तो उसमें कोई शक नहीं है, मैं खुद इनकी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा रही हूँ काफी अरसे, और मैंने काम भी किया है मोहसिन नकवी साहब के अंडर। तो मेरा ख्याल है कि वो एम्बिशियस बहुत ज्यादा है शुरू से, और इसमें कोई हर्ज नहीं है, टैलेंटेड बहुत ज्यादा है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ठीक है उनका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होगा, लेकिन क्योंकि उनका बाहर का एक्सपोजर रहा है, उन्होंने अमेरिका से जर्नलिज्म की डिग्री ली है, तो मेरा ख्याल है कि उनके पास उस हवाले से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस मौजूद था कि वो बाहर की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्सा रहे। अब आते हैं कि पंजाब के अंदर उनका क्या था। वो बहुत अच्छे लॉबीज थे, और जिस तरीके से मीर साहब ने उनके बारे में पोर्ट्रे किया है, वो तो खुद लाहौर में है, कि ना सिर्फ ये कि परवेज इलाही साहब की फैमिली, शुजात साहब की फैमिली के अंदर वो काफी इन्वॉल्व रहे हैं, उनके साथ उनका आना जाना बड़ा करीबी रहा है, बल्कि अगर आपको याद हो तो जब पीटीएम की तरफ से इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नहीं लाई गई थी, उससे पहले जो पंजाब के अंदर मीटिंग्स हो रही थी उसको वो होस्ट करते रहे हैं। मेरा ख्याल है कि बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा, लेकिन लाहौर में जो मीटिंग्स होती रही थी वो ज्यादातर मीटिंग्स जरदारी साहब की और नून लीग की वो इन्हीं के घर में होती थी। और उस हवाले से जब इनकी एक दो वीडियोस लीक हुई थी तो लोगों ने बड़ा एतराज किया था कि एक मीडिया चैनल के जो मालिक हैं उनके घर में सियासी जो मुलाकातें हैं उसका क्या जवाब है। तो हमें उसी वक्त समझ लेना चाहिए था कि ये नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों के करीब है। परवेज इलाही साहब ने भी इस वक्त ये इशारा नहीं दिया कि ये सियासी तौर पर गलत फैसला है, उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि ये उनके करीब तरीन रिश्तेदार हैं और इस हवाले से उनकी तैनाती गलत है। मेरा ख्याल ये कि इसमें इलेक्शन कमीशन ने भी थोड़ी सी ज्यादती की है। अगर इलेक्शन कमीशन को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले ही शिकायत कर दी थी कि अगर इस कैंडिडेट को आपने चुना तो हम इसके ऊपर एतराज करेंगे और हम कोर्ट में जाएंगे, तो फिर शरारतन इलेक्शन कमीशन को इस कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट नहीं करना चाहिए था। मैं इसमें उनकी एबिलिटीज के ऊपर क्वेश्चन नहीं उठा रही हूँ, मैं सिर्फ क्वेश्चन ये उठा रही हूँ कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी किसी एक के ऊपर एतराज कर देती है तो आप कोशिश ये करते हैं कि आप उस बंदे को जो कंट्रोवर्शियल हो रहा हो या बन सकता हो उसको ना चुने। अब इसका नतीजा क्या होगा? मोहसिन नकवी साहब को सीएम तो बना दिया गया और रातों रात उन्होंने ओथ भी ले लिया, लेकिन अब इसका नतीजा ये होगा कि उनके खिलाफ कोर्ट में जाया जाएगा, उनके जितने किए गए फैसले हैं उन फैसलों के ऊपर यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ जो है वो एक्शन लेगी, हर फैसले के ऊपर कोर्ट्स में जाएंगे, हर फैसले के ऊपर बात करेंगे। तो वो तमाम मसाइल जो है वो एक गैर जरूरी अंबार हमारे सामने जमा हो जाएगा। अब जिस तरीके सही। से नजम सेठी साहब का चुनाव किया गया था मार्च में, तो मेरी समझ से ये बात है कि जो पंजाब है उसमें इतनी सियासी जमातें हैं, इतने बड़े बड़े सियासतदान हैं, ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, आखिर क्या वजह है कि आप सहाफत से किसी बंदे को निकालते हैं और आप उसको सीएम लगा लेते हैं? मैं किसी की सलाहियतों के ऊपर क्वेश्चन नहीं उठा रही हूँ, मैं बात सिर्फ ये कर रही हूँ कि नजम सेठी साहब जब चुना गया था, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, उनके तजुर्बे से हम आज तक फायदा उठाते हैं। लेकिन मेरा सवाल उस वक्त भी ये था, आज भी ये है कि क्या वजह है कि आप सहाफत के मैदान से लोगों को चुनते हैं? आपकी सियासत राइट। में क्या कोई सीएम लेवल की नापैद है? अगर नापैद है तो फिर मेरा ख्याल है सियासत को पाकिस्तान से खत्म हो जाना चाहिए कि आप दूसरे शोबों से लोगों को चुन के सियासत के उमूर के ऊपर लगाते हैं। अगर निगरान सेटअप के लिए फिर दूसरे उमूर के या दूसरे प्रोफेशन के लोग काम कर सकते हैं तो फिर अमूमी तौर पर भी उन्हीं लोगों को चुना जाना चाहिए। तो मेरा ख्याल ये है कि जो चॉइस की गई है टेक्निकली इस चॉइस के अंदर मसला था, उनको ऐसी चॉइस करनी चाहिए थी जिसके ऊपर कंसेंसस होता, क्योंकि अब अगले टेन्योर में जब तक ये निगरान सेटअप रहता है, और इत्तलात यही है कि ये निगरान सेटअप 3 महीने नहीं रहेगा बल्कि ये इससे ज्यादा प्रोलॉन्ग करेगा।
तो अगर ये प्रोलॉन्ग करता है और इसमें इंपॉर्टेंट डिसीजन होने हैं, उन डिसीजंस को फिर बार बार जो है वो काउंटर करने के लिए कोर्ट्स का दरवाजा खटखटाया जाएगा। तो आप जी कोर्ट का भी गैर जरूरी टाइम बर्बाद करेंगे, आप अवाम का भी गैर जरूरी टाइम बर्बाद करेंगे, और मेरा ख्याल है कि सियासी जमातें खुद उस निगरां वजीर आला का टाइम भी बर्बाद करेंगी। ठीक से ना, आपका पॉइंट आ गया। जावेद मलिक साहब, आप क्या समझते हैं? जी देखिए, मेरी नज़र में तो आप किसी को भी अगर चीफ मिनिस्टर लगा देते, निगरान चीफ मिनिस्टर यहाँ पे इलेक्शन कमीशन, तो इमरान खान साहब और पीटीआई को यकीनन उस पर एतराज़ होना था। तो पहली राइट। बात तो हम ये समझ लें कि आप जिसको मर्जी कर लें, लगा दे, एतराज़ उन्होंने करना था, धरना उन्होंने देना था या एहतजाज करना था। तो अगर मोहसिन नकवी साहब हैं या कोई भी होते तो ये तो होना था। अब सवाल उठता है कि मोहसिन नकवी साहब, और वो ऑब्वियसली मीडिया से उनका ताल्लुक है, बड़े अच्छे इंसान हैं, उनकी रिलेशंस हैं अगर तमाम सियासी जमातों से, तो ये तो कोई मेरे ख्याल में एक निगरां वज़ीर आला के लिए कोई इतनी इसमें कोई ये नेगेटिव पॉइंट नहीं है, क्योंकि निगरां वज़ीर आला का तो बड़ा सेट एक एजेंडा होता है, कोई मेन डिसीजंस भी वो नहीं ले सकता। हमारा आइन और कानून और दस्तूर इसको बड़े वाजे कर देता है, उनके सामने एक एजेंडा होता है, वो उस पर काम करते हैं। इवन जो मेजर पॉलिसी डिसीजंस हैं वो भी उनके परव्यू में नहीं आते। तो अगर एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके जो काबिल कबूल हैं, जिस तरह से हमारे पहले बात करने सनाबी और मीसा भी कह रहे थे कि इनके ताल्लुकात हैं अगर एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ दूसरे से भी, और ऑब्वियसली मीडिया में हम सभी हैं, नेचुरली हम हमारे कनेक्शंस तो सबके साथ ही होते हैं, बात भी होती है, मुलाकात भी होती है। तो मेरी नज़र में ये कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है कि आपके अगर कनेक्शंस हो, बिकॉज वो एक सियासी ओहदा नहीं है उस तरह से। अगर आप मेरी बात को समझ सकें, यकीनन चीफ जी मिनिस्टर जो है वो एक पॉलिटिकल पोजीशन है, लेकिन निगरान चीफ मिनिस्टर जो है वो, मैं उसको एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन समझता हूँ, बिकॉज उसने कोई सियासी फैसले नहीं करने होते। उसके सामने एजेंडा होता है इलेक्शन का मुनक्किद करना, और वो उस हवाले से ही बात करते हैं, और डे टू डे जो रनिंग है उसके लिए चीफ सेक्रेटरी ऑफ किसी भी प्रोविंस, यहाँ पे पंजाब की हम बात करें तो चीफ सेक्रेटरी पंजाब है, पूरी ब्यूरोक्रेसी है, उनको पता होता है कि क्या परव्यू है चीफ मिनिस्टर का और क्या नहीं। तो मेरी नज़र में तो ये एक आइन और कानून के मुताबिक जो तरीका है वो यही है कि दो जमातें जो कि लीडर ऑफ द अपोजिशन और चीफ मिनिस्टर हैं, वो अगर कंसेंसस नहीं अचीव कर सकती तो फिर फैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन को करना है, और इलेक्शन कमीशन ने फैसला कर दिया। तो मेरी नज़र में कोई इसमें कानूनी या आईनी सुकम तो नहीं है। अब किसी पर्सनालिटी से राइट। किसी को एतराज़ हो, वो तो फिर आप जिस मर्जी को लगा दें, जो इमरान खान साहब को पसंद नहीं होगा वो उस पर एतराज़ करेंगे। तो ठीक। मैं समझता हूँ कि एक इन द गिवन सर्कमस्टांसेस ये एक अच्छा फैसला है, और इसको अगर कबूल कर लें तो यही बेहतर होगा। जो निज़ाम है, जो इलेक्शंस होने हैं, निगरां सेटअप आना है, तो उसको जी आगे लेके चलें, इलेक्शंस की तरफ बढ़ें, और फिर अगर इंतखाबात में आपकी कामयाबी हो जाती है तो आप अपनी मर्जी का चीफ मिनिस्टर लगा लीजिए। लेकिन ये मेरे ख्याल में पॉसिबल नहीं है कि कोई एक जमात ये कहे कि मेरी मर्जी का चीफ मिनिस्टर लगे। यानी इलेक्शन कमीशन का ये फैसला है और उसने ये किया है। आई थिंक मेरा तो इसके बारे में यही पॉइंट ऑफ व्यू होगा। रहा सवाल एहतजाज का, तो यकीनन वो कर सकते हैं, उनके सामने एहतजाज के 3-4 तरीके हैं। एक तो ये है कि वो वहाँ पे पार्लियामेंट के बाहर या राइट। जो असेंबली के बाहर जलसा निकालें, या फिर वो कोर्ट में चले जाएं। तो जैसे जैसे वो एहतजाज करेंगे हम उसको उस पर बात करते रहा करेंगे आपके साथ। राइट राइट। जावेद मलिक साहब, आपका पॉइंट भी आ गया। नाज़रीन, इसी हवाले से एक ताज़ा खबर भी ये भी सामने आई है कि इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ कल से मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दे दी है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अपने दूसरे सेगमेंट पर अपने मेहमानों की राय शामिल करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। मेरा दूसरा सवाल सना मिर्जा आपसे है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फाइनली इस्तीफे वापस लेने का फैसला कर लिया है। आप क्या समझती हैं कि असेंबली में वापसी की राहें खुली हैं पीटीआई के लिए? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बहुत बुरा हो रहा है पिछले कुछ दिनों से। वो इसलिए क्योंकि वो जो भी प्लान करते हैं वो प्लान उनके ऊपर आके पड़ता है। और मेरा ख्याल है कि इस वक्त की जो पीडीएम है वो भी उन्हीं की तरह तर्ज सियासत जो है वो अपना चुकी है, और इसीलिए शायद दोनों तरफ से इस वक्त मुकाबला बड़ा सख्त है। मुझे ये लगता था कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असेंबलियों में वापस नहीं जाएगी और अगले इलेक्शन तक बाहर ही रहेगी, लेकिन जिस तरीके से यू टर्न लिया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वापस आने की कोशिश की,
मेरा ख्याल है कि पीडीएम ने उसी स्ट्रैटेजी को अपनाते हुए उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया, और आज जिस तरीके से हुआ, जो 70 या 80 के करीब इस्तीफे मंजूर किए जा चुके हैं, ऑब्वियसली उसके बाद सबको पता था कि इस वक्त जो अपोजिशन लीडर के तौर पर सो कॉल्ड काम कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, उनको किसी तरीके से पीडीएम प्रिजर्व करना चाहती है और उनको रखना चाहती है, क्योंकि आगे जो लेजिस्लेशन या जो फैसले इलेक्शन के हवाले से होने हैं उसमें वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, और वो पहले ही नून लीग का टिकट पक्का कर चुके हैं। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बखूबी जानती थी हम सब की तरह, और इसीलिए उनको ये मुश्किल फैसला करना पड़ा कि हमें पार्लियामेंट वापस जाना चाहिए और पार्लियामेंट में जाके इस चीज को रोकना चाहिए। लेकिन उन्होंने गलती ये की कि वो हमेशा की तरह पहले अनाउंस कर देते हैं। उन्होंने इस चीज को अनाउंस किया अलग अलग प्लेटफॉर्म और नतीजा ये निकला कि पीडीएम ने काउंटर स्ट्रैटेजी के तौर पर उनको बिल्कुल बाहर कर दिया। अब जो कुछ आज हुआ, चाहे एहतजाज का नाम ले, आपने देखा होगा कि आज के एहतजाज में भी पीटीआई की कोई सीनियर लीडरशिप साथ नहीं थी, सिर्फ आमिर डोगर साहब थे और उनके साथ फतियाना साहब थे, जो कि काबिले रिकग्नाइजेबल शख्सियात थी। और मेरा ख्याल है कि बाकी तमाम जो लोग थे वो उनका सपोर्ट जरूर कर रहे थे, लेकिन जो मेन स्ट्रीम लीडरशिप थी उनको पता था कि ये बड़ी हजीमत का मौका है और इस वजह से वो वहां पर नजर नहीं आए। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इलेक्शन कमीशन में जो उन्होंने दरखास्त भी दे दी है, और जिस तरीके से राजा परवेज अशरफ साहब के दरवाजे से पार्लियामेंट के दरवाजे तक वो चलते फिरते रहे हैं और एहतजाज करते रहे हैं और बारहा ये कहते रहे हैं कि हमें पार्लियामेंट में आने दिया जाए, मुझे ये लगता है कि कम से कम पार्लियामेंट में आने के हवाले से उनकी ये कोशिश कामयाब हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो ओके। फिर यकीनन पीडीएम के को आगे कानून साजी होनी है, या जो चीजें सेटल्ड होनी है उन सेटलमेंट में शायद मुश्किलात हो सके, क्योंकि जो भी कहे, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये यू टर्न लिया है तो वो इस यू टर्न पे शायद कम से कम कायम जरूर रहेगी, क्योंकि ये यू टर्न उनके फायदे में जा रहा है। तो मेरा ख्याल ये है कि यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर सूरत चाहेगी कि वो अब मजीद इस्तीफे मंजूर ना होने दे, लेकिन अभी 2 रोज पहले तक वो ये चाहते थे कि सारे के सारे इस्तीफे मंजूर हो जाए। तो अब खान साहब से वहीद नहीं है, हो सकता है कि चंद रोज के बाद वो नया बयान दे दे, लेकिन अगर वो अभी तक के इस बयान पर कायम रहते हैं कि मजीद इस्तीफे मंजूर ना किए जाए, तो मेरा ख्याल है कि ये चीज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट में जरूर जाएगी। ठीक है सना, आपका पॉइंट आ गया। जावेद मलिक साहब, आप क्या समझते हैं कि कौमी असम्बली की वापसी की राहें पीटीआई के लिए खुली हैं? जी, आपको याद होगा पिछले प्रोग्राम में हमारी बात जब हो रही थी तो हम ये कह सकते हैं गुज़िश्ता से पेवस्ता इसका जवाब यूँ देंगे कि मैंने आपको कहा था कि ये हमारी पीटीआई की तारीख का सबसे बड़ा यानी मेगा यू टर्न या मदर ऑफ ऑल यू टर्न्स लेने जा रहे हैं, और वैसा ही हुआ। आपने देखा कि वो उन्होंने यू टर्न लिया और वो पार्लियामेंट में जाने का उन्होंने फैसला किया। मैं समझता हूँ कि इससे तो दो ही नतीजे अखज़ किए जा सकते हैं। एक ये कि जो उनका इस्तीफे देने का फैसला था वो गलत था, या तो वो गलत फैसला था जिसकी वजह से अब ये वापस जाना चाहते हैं। और अब जब अगर हम देख लें कि ये फैसला कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में क्या ये गलत फैसला है या वो गलत था, दोनों तो सही नहीं हो सकते। एक तरफ वो कहते थे हम पार्लियामेंट से इस पार्लियामेंट को नहीं मानते, हम यहाँ से इस्तीफा दे के जा रहे हैं। उन्होंने उनकी कोशिश ये थी कि वो निकल जाएंगे स्ट्रीट्स में जाके इतना प्रेशर लेकर आएंगे कि शायद हो सकता है इंतखाबात का रास्ता खुल जाए, लेकिन उन्होंने देखा कि वहाँ पे उनकी पसपाई हुई, उनको कोई उनके जो टारगेट्स थे वो अचीव नहीं कर पाए, और अब जो है वो वापस उसी को यानी एक क्या समझे पसपाई के बाद वो समझते हैं कि अब वापस हम आ जाएं और पार्लियामेंट में चले जाएं और राजा रियाज ना रहे और हम वहाँ पे जो है ऑपोजिशन लीडर बन जाएं। तो मुझे नहीं लगता कि ये मुमकिन होगा, क्योंकि इस्तीफे वो दे चुके हैं। उसके जो लवाजमात होते हैं, जो उसकी प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो सारी अपनी जगह पे हैं, और स्पीकर जो फैसला कर रहे हैं वो बिल्कुल रूल्स एंड प्रोसीजर्स के मुताबिक कर रहे हैं। तो ये स्पीकर का इस्तेहकाक है कि वो उन इस्तीफों को जो है वो कबूल करें, क्योंकि ये तमाम जो फाजिल मेंबरान पार्लियामान हैं इन्होंने वहाँ पे इस्तीफे पेश किए थे। अब वो वहाँ पे मुझे थोड़ा दुख भी हो रहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स हम सबका एहतराम करते हैं। मैं देख रहा था कुछ वहाँ के जो लीडरान वहाँ बैठे हुए धरना दे रहे थे और ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमें वापस पार्लियामान में जाने दिया जाए। तो मतलब दुख तो होता है कि ऑफ कोर्स हमारे मुल्क के जो कानून साज लोग हैं वो इस तरह से जो है वहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है कि ये इस पोजीशन में खुद को लेकर आए हैं, यानी ये खुद इन्होंने सही। इस्तीफे दिए थे और खुद ही आप कहते हैं कि हम वापस चले जाएंगे। तो ये एक तरह से मुझे लग रहा है कि पीटीआई की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो गालिबन अपने मेंबरान को ये समझती है कि बस हम इनको जो कहें ये वो कर दें। यानी ऐसा तो नहीं होता। यानी आपने ना, जब आपने फैसला ये किया कि आप इस्तीफे देना चाहते हैं, तो हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक खान साहब का अकेले का फैसला था या कुछ उनके जो करीब 5-10 उनके इर्द गिर्द लोग थे, उनमें से अक्सर अनइलेक्टेड लोग थे। तो उस वक्त ये फैसला किया गया कि इनको सबको कहो कि ये इस्तीफा दे दें। अब ये लोग जो हैं वहाँ पार्लियामान में अपनी वोटें लेकर बड़ी मेहनत करके इलेक्शन जीत के आए थे,
ان کے پاس کوئی راستہ نہ بچا, وہ بیچارے اپنے لیڈر کی اس کو مانتے ہوئے نکل گئے. اب انہیں کہتے ہیں چلو تم واپس پارلیمان میں چلے جاؤ. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک الیکٹڈ ریپریزنٹیو کے لیے جن کا ہم بہت احترام کرتے ہیں, مطلب تھوڑا ان کو سوال اٹھانا چاہیے اپنی لیڈرشپ کے سامنے کہ آپ یہ کیا ہمیں کس شش و پنج میں ڈال رہے ہیں. رہا سوال کہ جو ایک اسٹریٹجکلی اگر اس کو کہا جائے کہ بھئی ہم وہاں پہ جا کے اپوزیشن لیڈر بن جائیں گے, اور ہو سکتا ہے جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آنے والا ہے وہاں پہ ہم اپنا کو رول پلے کر سکیں, تو یہ تو ایک پروسیجرل اینڈ کانسٹیٹیوشنل ڈیسیجن ہے جو کہ اسپیکر لیں گے. اگر پی ٹی آئی کو اپنے پولیٹیکل کارڈز کھیلنے کا حق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کو بھی اپنے پولیٹیکل کارڈز کھیلنے کا حق ہے, کیونکہ یہ تو ایک سیاست ہو رہی ہے اب نا. یہاں پہ کوئی نظریہ نہیں ہے, یہاں پہ کوئی کسی قسم کا آئیڈیالوجی کے اوپر بات نہیں ہو رہی ہے, پیورلی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے, پیورلی ایک پاور سٹرگل ہو رہی ہے. ایک چاہتا ہے کہ میں دوسرے کو نیچا دکھا دوں. اب اس میں جو بھی پولیٹیکل پارٹی اپنے کارڈ صحیح طریقے سے کھیلے گی وہ کامیاب ہو جائے گی, لیکن سوال یہیں پہ وہی پیدا ہوگا, عوام کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. عوام کے جو صحیح. مسائل ہیں, بجلی, پانی, یعنی ان کی آج پورے ملک میں جو ہے ہم سن رہے ہیں کہ بجلی نہیں ہے, اس کا اس استعفے سے کیا تعلق ہے؟ یہ پارلیمان کے اندر رائٹ. چلے جائیں یا پارلیمان سے باہر رہ جائیں, عام انسان کو کیا فائدہ ہوگا؟ میری نظر میں تو کوئی صحیح. فائدہ نہیں ہوگا. اس سسٹم کو چلنے ٹھیک. دیجئے, جو آپ فیصلہ کر چکے ہیں اس کو اون کریں اور آپ انتخابات کا ویٹ کریں. میرے خیال میں وہی ان کی سیاسی ڈگنیٹی ہے جس کو اگر وہ پرزرو کر سکیں تو اچھا ہوگا. لیکن آف کورس خان صاحب جو ہیں وہ ایک یونیک پرسنالٹی ہیں, اور ان کے فیصلے کے پیچھے کیا منطق ہے یہ وہی بخوبی جانتے ہیں, اور ان کا حق ہے وہ ایک پاپولر لیڈر ہے, فیصلہ کریں وہ. ٹھیک ٹھیک جاوید صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. میر صاحب, آپ کس طرح سے انالیسس کریں گے اس سچویشن کا؟ بہت دلچسپ سچویشن ہے جی. اسے یو ٹرن بھی نہیں کہتے, اسے تھوکے کو چاٹنا کہتے ہیں. اچھا مسئلہ ہے, اگر وہ اپوزیشن لیڈر بننا چاہتے ہیں, اس لیے بننا چاہتے ہیں تاکہ فیوچر کے سیٹ اپ میں ان کا بھی حصہ ہو, تو وہ تو انہوں نے پنجاب میں کر کے دیکھ لیا. بھائی اگر ان میں اتنی بصیرت ہو, اگر وہ سمجھتے ہو کہ یہ اتنا افیکٹو ہو سکتا ہے, تو ان کو اب عقل آ جانی چاہیے کہ یہ وہ حماقت قومی اسمبلی کے میں بھی جب نگران سیٹ اپ آئے گا تو وہاں بھی کر سکتے ہیں, اور وہاں بھی ان کے سر پر کوئی موسم نقوی سوار ہو سکتا ہے. پھر وہ چیخیں گے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا کر دیا الیکشن میں, بڑا باعث ہے, فلاں یہ ہے, فلاں یہ ہے. آپ نے بندے دو جب بھیجے, ایک حاضر سربست تھا اور دوسرا جو تھا ڈوبل نیشنلٹی رکھتا تھا, دونوں پہ اعتراضات ہو گئے. چیمہ کو آپ قبول نہیں کرنا چاہتے تھے, تیسرے جو ان کی طرف سے تھا, رہ دے کے موسم نقوی رہ گیا تھا, اور لوگ بہت عرصے سے کہہ رہے تھے. ایک بات اور سمجھ لینی چاہیے کہ اگر نگران سیٹ اپ لمبے عرصے کے لیے چلنا ہے, جیسے کہ ہمارا بہت سے لوگوں کا اندازہ ہے, تو پھر یہ فیصلہ صرف وفاقی حکومت کا نہیں ہے بلکہ فیصلہ سازوں کا ہے. اور فیصلہ سازوں کا فیصلہ ہے, یہ سمجھ لیجئے کہ جمہوریت کی بساط تو عمران خان صاحب نے, یا چلیے عمران کا نام نہ لیتے ہیں, سبھی نے مل کر لپیٹ دی ہے. اب کچھ اور ملک میں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور یہی تشویشناک بات ہے. آپ دیکھیں نا, آپ نے تماشا بنا لیا اپنا, بڑے اچھا کہا, مطلب جا کے بیٹھ گئے جناب, اچھے اچھے ہمارے لام محقق بیٹھے ہوئے, گنا دیکھے کہ جی ہمارے استعفے قبول نہ کرے, ہمارے استعفے کیا رونا دھونا لگا رکھا ہے. وقار کے ساتھ اب آپ نے استعفے دیے تھے, اور اتنی باتیں سنائی تھی کہ ہم چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. ویسے چوروں کے ساتھ بیٹھتے رہے, آپ نے ہاتھ نہیں ملائے, لیکن آپ کے سارے بندے اسمبلی میں رہے. اب آپ نے کہا سارے باہر آ جائیں. ایک تماشا بنا لیا آپ نے جمہوریت کو. صرف جمہوریت کہتے ہیں آپ. ابھی اب وہ تقریر کر رہے تھے کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے لندن میں نے دیکھا ہے, میں جب تھا تو یہ ہوا کرتا ہے, وہ ہوا کرتا ہے. کبھی ریاست مدینہ کی مثالیں دیا کرتے ہیں آپ ہمیں, کبھی آپ لندن کی مثال دیتے تھے ہمیں. کیا چاہتے کیا آپ؟ ریاست مدینہ میں ایسا کوئی شخص حکمران ہو سکتا ہے؟ میں کچھ کہنا نہیں چاہتا, ساتھ کو بین تو ایک تو رہ گئے, اور بہت جس پر الزامات ہو. یہ باتیں کرنے کی نہیں ہے. آپ ملک کو پاکستان کے جمہوری نارمز کے مطابق چلائیں, ایک ڈیسنٹ طریقے سے سارے معاملات کریں. لوگوں کے مسائل کے بارے میں کس کی توجہ ہی نہیں. معیشت بیٹھ رہی تو اس کو بٹھانے کے لیے تیزی کرنی چاہیے, کہ معیشت بیٹھ جائے گی تو ہم کہیں گے دیکھا انہوں نے بٹھا دی, اب ہمیں پاور دو. بھئی ایسے کوئی پاور آپ کو نہیں دے گا. میں یہ جب بات کر رہا ہوں, ہر ملک میں ایک اسٹیبلشمنٹ ہوا کرتی ہے. وہ لازمی نہیں کہ فوج ہوا کرتی ہے, بہت چیزیں ہوا کرتی ہیں. وہ ایک طرح کے مانیٹر بھی ہوا کرتے ہیں, وہ ملک کے مفادات کو دیکھتے بھی ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ جب آئین قانون پہ عمل نہیں کریں گے, جمہوریت کے اصولوں کے مطابق نہیں چلیں گے, تو آپ کو کوئی ایسے اقتدار سنبھال لے گا ملک کو تباہ کرنے کے لیے. خدا کے واسطے اب عقل آ جانی چاہیے, بہت ہو گئی, آپ کے ساتھ بھی اور ملک کے ساتھ بھی.
ठीक है जी मीर साहब, आपका जवाब भी आ गया। नासिन, एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो बात करेंगे कि स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% इजाफे का ऐलान किया है। इस इकदाम के बाद जो मुश्किल मौशी सूरत हाल है उसमें मजीद क्या मुश्किलात पैदा होने जा रही हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। जावेद मलिक साहब, शरह सूद में 1% इजाफे का ऐलान कर दिया स्टेट बैंक ने। मुश्किल फैसले लेने का इंदिया पहले ही दे दिया था। अब आप क्या समझते हैं कि मुआशी मुश्किलात तो पहले ही बहुत ज्यादा हैं, मजीद क्या मुश्किलात बढ़ने जा रही हैं? जी, मैं समझता हूँ कि जो लोग भी मुल्क की इक्तिसादी सूरत हाल पे नज़र रखे हुए हैं वो ये समझ रहे थे कि ऐसा फ़ैसला जो है वो एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ऑफ कोर्स अफरात ज़र यानी इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ती जा रही है, काबू में नहीं हो रही। बहुत सारे मेजर्स जो है वो हुकूमत ने लिए हैं, और देखिए जब हुकूमत किसी हद तक नज़र आता है कि वो सिचुएशन को अरेस्ट नहीं कर पा रही, उसको डील नहीं कर पा रही, तो स्टेट बैंक को फिर स्टेप इन करना पड़ता है। और अभी हम देख रहे हैं कि गालिबन इंटरेस्ट रेट जो है वो 17% के करीब ले गए हैं। ये मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तकरीबन आई थिंक 20 साल हो गए हैं, आई थिंक 20 साल से भी ज़्यादा इस लेवल पर इंटरेस्ट रेट नहीं था। अगर आप इसको यूं कहें कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है तो ये लेना पड़ रहा था, इसके अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि जो बढ़ती हुई जो महंगाई है उसको रोकने के लिए हम ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन ऑफ कोर्स इसका मकसद ये होता है कि अफरात ज़र को काबू किया जाए। तो उस हवाले से अगर हम इसको यूं कह लें कि ये एक ट्रबल शूटिंग इकदाम था जो कि स्टेट बैंक ने किया, तो ये गलत नहीं होगा। असल में ये जितने भी स्टॉप गैप मेजर्स किए जाते हैं, आप ये समझ लें कि ये पैबंदकारी होती है। कहीं नहीं, खुदा न खास्ता आपके अगर जिस्म पे कहीं जख्म हो, उस पर आप किसी हद तक मरहम पट्टी करते रहें तो वो उसका टेम्परेरी सोल्यूशन तो होगा, लेकिन असल में आपको उस कोर पे जाना पड़ेगा कि वो कोर क्या है जिसकी वजह से ये जख्म पैदा हुआ है। हमारे मुल्क के इस वक्त अगर इकोनॉमी के अंदर जो मैं समझता हूँ कि अगर हम ये कह लें कि ब्लीडिंग इकोनॉमी है, उसका अरेस्ट करने का, उसको रोकने का एक ही तरीका है, वो हमारी इनकम को यानी हमारे एक्सपेंसेस को कम करना है और हमारी इनकम को बढ़ाना है, यानी तजारत को फ़रोग देना है, सरमायाकारी को लेकर आना है। ये वो सारे लॉन्ग टर्म मेजर्स हैं जो करने के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है तमाम इकोनॉमिस्ट के नज़दीक कि IMF प्रोग्राम को जो है वो मज़ीद प्रोलॉन्ग ना किया जाए, और जो भी शराइत IMF ने आपको दी हैं आपको वो माननी पड़ेंगी, क्योंकि आपके पास और कोई चारा नहीं है। क्योंकि जो दूसरा इसका रुख है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर खुदा न खास्ता आपका ये प्रोग्राम रिस्टोर नहीं होता तो आप कहीं डिफॉल्ट की तरफ ना चले जाएं। तो मैं समझता हूँ ये जो फैसला था, ये फैसला तो इनएविटेबल था, यानी ये होना ही था। लेकिन हुकूमत को बहुत तेज़ी से एक्ट करना पड़ेगा, और मैं समझता हूँ जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है और जो मेरी एक दो बहुत ही कलीदी लोगों से बात भी हुई है जो कि हमारी मुल्क की इकॉनमी को देख रहे हैं, उसके करता धरता हैं, उनके बकौल यानी बहुत ही हाई लेवल पर ये फैसला कर लिया गया है कि अब हमें IMF के प्रोग्राम की तरफ जाना है, और उसके हवाले से जो है तकरीबन तमाम जो लवाजमात हैं वो पूरे किए जा रहे हैं। और मेरी नज़र में शायद ये जो डिसीजन लिया है स्टेट बैंक ने, ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी हो। अल्टीमेट गोल यही है कि मुल्क के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाई जाए, और उसको लाने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप होगा IMF प्रोग्राम, और उसके बाद जैसे कि मैं कह चुका हूँ आपको कई दफ़ा पहले भी कि लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्लानिंग, इन्हें रैशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की ज़रूरत है हमारे मुल्क को। जब तक हम वो नहीं करेंगे, हम सिचुएशन, इस भंवर से हम नहीं निकल पाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो स्टेप लिया गया है, इसके बाद अब IMF का प्रोग्राम, और उसके बाद फिर गैर सियासी तौर पर मैं समझता हूँ यानी नॉन पार्टिजन अप्रोच चाहिए आपको इकोनॉमी को रिस्टोर करने के लिए। आई होप कि मीर साहब भी और सना भी एग्री करेंगे, और देखने वाले भी, कि हमें इस इकोनॉमी को बिल्कुल गैर सियासी अंदाज में आगे लेकर चलना है। अगर हम प्योरली अपने मुल्क की इकोनॉमी को रिस्टोर करना चाहते हैं तो हमें इस वक्त नॉन पार्टिजन इकोनॉमिक पॉलिसी की ज़रूरत है, जिसको आप चार्टर ऑफ इकोनॉमी कह लें, कोई और नाम दे लें, लेकिन गैर सियासी हो के मुल्क के मफाद के अंदर 10 या 15 साल की प्लानिंग करने की जरूरत है आफ्टर IMF प्रोग्राम। तभी हमारे मुल्क की इकोनॉमी जो है वो रिस्टोर हो पाएगी मेरी नजर में। ठीक है जावेद साहब, आपका पॉइंट आ गया। सजाद मीर साहब, आप क्या समझते हैं? लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज पर हमेशा जोर दिया जाता है, लेकिन ये स्ट्रेटजी हम अनफॉर्चुनेटली नहीं देख पा रहे। इस तरह के जो इकदाम उठाए जा रहे हैं, जैसे अभी जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, आज शरह सूद में 1% मजीद इजाफे का ऐलान, आप क्या समझते हैं कि मुआशी मुश्किलात मजीद बढ़ेंगी या कुछ चीज़ें बेहतर भी हो सकती हैं IMF का प्रोग्राम मिलने से?
ये बात तो नागुज़ीर नज़र आती है, दुरुस्त कहा इन्होंने जावेद मलिक साहब ने कि ये तो शरह एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बढ़ाई जाएगी। ये गैर मामूली तौर पर ज़्यादा शरह सूद है। ये 20 साल का कह रहे हैं, मुझे तो लगता नहीं कि पाकिस्तान की तारीख में कभी 17% शरह सूद हमारी हुई है। पहले जो पॉलिसियाँ थी वो तो और तरह की पॉलिसियाँ, बोनस वोचर की एक स्कीम हुआ करती थी। डॉलर को हम 4.5 पौने 5 के दरमियान रखते थे। फिर जो लोग इंटरनेशनल मार्केट से खरीदारी करते थे उनको कुछ अलाउंस दे दिया करते थे, पता नहीं क्या बोनस देते थे। 8% के करीब उनको डॉलर पड़ता था, तो भुट्टो ने आके उसको 11% कर दिया था। अब पता नहीं हम क्या क्या पॉलिसियाँ इख्तियार करते हैं, लेकिन कभी शरह सूद जो 17% पे नहीं रही और एक साल में 7% से 17% तक पहुंची है। अच्छा, इसका जो भी इम्पैक्ट पड़ सकता है वो तो जाहिर है कि यही है कि बेसिकली इन्फ्लेशन को रोकना, अफरात ज़र को रोकना। ये बहुत बढ़ गया गोया उनका ख्याल है कि दौलत बहुत बढ़ जाए तो महंगाई हो जाती है। ये अमूमन कॉन्सेप्ट हुआ करता है, जो भी कुछ हुआ करता है। लेकिन ये दुरुस्त बात है कि ये IMF के साथ हमने जो फैसले भी करने हैं वो हमें फौरन करने पड़ेंगे और फौरन हमें तवक्को है कि मसला आज गवर्नर स्टेट बैंक जो बहुत सी बातें कर रहे थे कि फलां चीज़ मैंने जो कंटेनर करे हैं उसके लिए ये कह दिया, फलां चीज़ के लिए ये कह दिया। ये मान रहे थे कि हम बेबस से हो गए। हम जो कंटेनर हमारे पोर्ट पे खड़े हैं उनको क्लियरेंस नहीं दे सकते। हम अपने लोगों को इतना अपने बैंकों को ये हमने कहा कि बाहर से डॉलर ले लो, हमने कहा कि डेफर्ड पेमेंट पे तुम कोई अपनी एलसी खोल लो, कुछ ये कर लो। यानी कि ये बात तस्लीम कर ली गई है कि हमारे लिए क्राइसिस है और इसमें कोई शक नहीं है। और ये क्राइसिस सिर्फ स्टेट बैंक को नहीं हल करना, स्टेट बैंक को तो यही इकदाम करने हैं। अब अगर कहा जाए कि IMF पे चले जाएंगे तो हमारे मसले हल हो जाएंगे, मसले तो हल नहीं होंगे, लेकिन जो हमारे सर पर तलवार लटक रही है वो शायद हटा दी जाए और शायद सूरत ऐसी पैदा हो कि अगर ये IMF का मसला ये है कि ये तो वो चुचुंदर है जो निकले ना बने और उगले ना बने वाली बात वाली मक्खी है, जो निकले ना बने और उगले ना बने, फंस गई है गले में। अब हम कुछ कर नहीं सकते। हम दुआ कर सकते हैं कि हमारी मईशत खुदा करे ऐसी हो जाए कि हम IMF के चुंगल में ना जाए। देखिए, फिर हमें सोचना चाहिए कि मुफ्ता इस्माइल क्या गलत कह रहे थे, ठीक कह रहे थे। कल चौन इंसान ने कि इसाक डार तो इकोनॉमिस्ट हैं और इसाक डार तो अकाउंटेंट हैं और वो इकोनॉमिस्ट हैं। देखिए, हमारी चार्टर्ड अकाउंटेंट और फंड मैनेजर्स यानी बैंकर्स के हवाले कर दिया गया। ये बात मैं बार बार कहा करता हूँ। आप सिर्फ इस बात को लगे हुए कि डॉलर इस तरह का हो गया तो ये हो जाएगा, फलां हो जाएगा। भाई, आपको मुल्क को इससे निकालना है, आपने नहीं फंसाया, लेकिन निकालने की जिम्मेदारी लेकर आप बड़े हाथ हिलाते हुए चलते हुए आए थे कि मैं आता हो जाएगा और IMF क्या भेजता है। और भाई ये देखिए, इसमें भी सोच समझ के बात करना पड़ती है और लिहाज करना पड़ता है। मैं खुद उनसे बहुत तवक्कुआत रखता था कि शायद कोई अकल की बात कर लेंगे, शायद उससे मईशत बेहतर हो जाएगी, लेकिन लगता है कि हम फंस चुके हैं और इससे निकलने का तरीका एक ही है कि हुकूमत वो कड़वा घूंट पी ले जो सियासत की खातिर वो पीना नहीं चाह रही। ठीक, मीर साहब आपका पॉइंट आ गया। सना, आप क्या समझती हैं, हुकूमत के पास अभी कोई ऑप्शन बचा है इस सारी मुश्किल मुआशी सूरत हाल से बचने का, या फिर वही सब डू मोर के जो मुतालिबात आ रहे हैं IMF की जानिब से वो आंखें बंद करके पूरे करना होंगे, यही एक ऑप्शन है पाकिस्तान के पास, या सिचुएशन कुछ और भी हो सकती है? सना। बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के पास कोई ज्यादा ऑप्शन मौजूद नहीं है और उसमें सबसे अव्वल का जो ऑप्शन है वो है IMF के पास जाना। मेरा ख्याल है कि जिस मुल्क के अंदर अब तक हम 51,000 अरब का कर्जा ले चुके हों, 45,000 अरब के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ के गई थी और इन्होंने बड़े तवील नहीं बल्कि कलील अरसे में उसको 45 से 51,000 अरब पर पहुंचा दिया। तकरीबन 21 से 22 अरब डॉलर के करीब जो है वो हमें सिर्फ इस साल अपना सूद देना है। अब असल चीज ये है कि आप ये देख लें कि IMF से आप क्या बात करने जा रहे हैं, क्योंकि आज तो सारा दिन हमारे पास आपकी तरह ना बिजली थी, ना ही टीवी देख सके, ना कुछ और हो जी। सका। लेकिन आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग जो कि वीडियो लिंक के ऊपर होनी थी और वो IMF के वक्त के साथ होनी थी। वो जो मीटिंग है, अगर उसमें कुछ चीजों कुछ नुकात के ऊपर अग्रीमेंट हो जाता है या अंडरस्टैंडिंग एटलीस्ट हो जाती है, तो फिर IMF का जो वक्त है वो अगले 10 से 12 रोज के अंदर पाकिस्तान आ सकता है। देखिए, एक चीज तो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि जो मेमोरेंडम ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसीज था उसके ऊपर अभी तक साइन नहीं हो सके और IMF की तरफ से बारहा ये कहा जाता रहा है कि आप कम से कम उन चीजों के ऊपर अग्रीड करें। उनमें 4 या 5 मोटी मोटी चीजें थी जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक तो सिंगल एक्सचेंज रेट पॉलिसी की बात IMF कर रहा है जिसको आपको करना पड़ेगा। ये जो शरह सूद बढ़ाई गई है ये बिला वजह नहीं बढ़ाई गई, ये भी उनकी एक डिमांड में से एक था। और इसके अलावा
पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन नहीं था कि कुछ मेजर, कुछ मुश्किल फैसले करे। तो आईएमएफ जो डिमांड कर रहा है, आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि एक-एक करके उन तमाम चेक लिस्ट के ऊपर टिक लगते जाएंगे और वो सारे काम होते जाएंगे। इसके अलावा जो बजट डेफिसिट है उसको लिमिटेड करने की बात की गई थी। टैक्सेस में इजाफा किया गया था और ये कहा गया था कि जी मजीद नए टैक्सेस लगाने चाहिए, मजीद लोगों के ऊपर बोझ डालना चाहिए। जबकि इसके अलावा जो पेट्रोलियम मसनूआत है उसमें पेट्रोलियम लेवी को 35 रुपए से बढ़ाने की बात की गई थी, तकरीबन 70 या 75, लेकिन गालिबन 50 के ऊपर पाकिस्तान गवर्नमेंट जो थी वो स्टैंड कर रही थी कि हम इसको 35 से 50 रुपए पर लेके जा सकते हैं, इससे ऊपर हम नहीं करना चाहते हैं। इसके अलावा ये भी कहा गया था कि इन तमाम डिमांड्स के अलावा भी कुछ और डिमांड्स थी जो कि आईएमएफ ने सामने रखी थी, लेकिन ऑब्वियसली सारी डिमांड्स तो सामने लोगों के नहीं आ सकी हैं और ना हमारे आ सकी हैं, लेकिन ये वो मेजर कुछ स्टेप्स हैं जो कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को लेने पड़ेंगे। और अब ये आपने दुरुस्त कहा हमारे किसी पैनलिस्ट ने, गालिबन मीर साहब ने या जावेद साहब ने, कि ये फैसला कर लिया गया है कि हर सूरत में आईएमएफ के पास जाना है। और इस हवाले से जो लास्ट वीक है उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है और उसमें गो हेड मिल गया है, सागडार साहब को ग्रीन सिग्नल मिल गया है। ये देखिए, आप अपनी फिलॉसफी को छोड़ दें, आपको जो आईएमएफ कह रहा है आपको वो करना पड़ेगा और कुछ बहुत मेजर स्टेप्स आप इस जनवरी के आखिरी हफ्ते में होते हुए देखेंगे फाइनेंशियली। ये जरूर है कि गवर्नर स्टेट बैंक साहब ने जो गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने कहा है कि जी पिछले 2 माह में कुछ चीजें बेहतर हुई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बेहतर हुई हैं। ये सिर्फ एक लॉलीपॉप देने वाली बात है। जो चीजें होनी है वो और मुश्किल होनी है और वो आने वाले 8 से 10 दिन में आपको पता चलेगी। और आज जो उनकी वर्चुअल मीटिंग होनी थी, अगर तो वो हो गई है तो यकीनन उसमें ये कहा जाएगा कि देखिए हम ये 2-3 काम कर चुके हैं और मजीद 4 या 5 काम हम अगले आने वाले दिनों में करेंगे। लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ और दुआ भी साथ में करती हूँ, क्योंकि अब तो सिर्फ दुआ ही रह चुकी है, दवा का टाइम तो गुजर चुका है, कि हम कम से कम उन तमाम इश्यूज के ऊपर मर्तबा पेट पे पत्थर बांध दें और सरकार भी बांध दे और अवाम भी बांध दे और हम ये कह दें कि हम ये कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद अच्छा टाइम आएगा। और अवाम को भी बता दिया जाए कि अच्छा टाइम आएगा। कम से कम अवाम रोजाना जिस जिंदा जिस जिंदगी में वो मरने के करीब हो चुके हैं, तो बेहतर ये होगा कि अवाम की भी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। जिस तरीके से पिछली चंद प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में एलसीज के ऊपर डिबेट होती है, जिस तरीके से गवर्नर स्टेट बैंक के साथ लोग बड़ा हार्शली गुफ्तगू करते रहे, पिछले चंद रोज पहले जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो मैंने कभी ऐसे मनाजिर नहीं देखे कि गवर्नर स्टेट बैंक के साथ स्टोन में किसी ने बात की हो। लेकिन ऑब्वियसली जो फ्रस्ट्रेशन का लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, आम लोगों से हटकर जो सनतकार तबका है, जो बिजनेस कम्युनिटी है, उसमें भी बढ़ चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है वो होने जरूरी हैं और ये जब होंगे तो उसके बाद आईएमएफ आपसे एग्रीड करेगा। वर्ल्ड बैंक पहले जिसने आपको लोन देना था वो ये कह चुका है कि जी हम तो अब जो नया हमारा माली साल शुरू होगा उसमें आपको लोन देंगे, वो भी आपका पेंडिंग है। सऊदी अरब ने पहले ही आपको कह दिया कि अनकंडीशनल जी। लोन अब आपको नहीं मिलेगा, अब कुछ मुफ्त नहीं है, कुछ ना कुछ शराइत के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो कहने का मकसद ये है कि अब वजीर खजाना साहब जो कतर के दौरे पर निकले हैं, तो हमारे 2 एयरपोर्ट्स को स्टेट पर लगाने के लिए निकले हैं, इस्लामाबाद और गालिबन कराची या लाहौर का एक एयरपोर्ट है जिसके ऊपर बातचीत करने के लिए वो गए हैं। कहने को वो ये जरूर कहेंगे कि ये तो पाकिस्तान के हक में फेवरेबल बात होगी, लेकिन मेरा ख्याल नहीं है। इन तमाम पॉलिसीज को जल्दबाजी में करने के बजाय मेरा ख्याल है कि हमें अपने सिस्टम को ठीक करना चाहिए। जहां 77 रुकनी काबीना हो वहां पर किफायत शारी कमेटी का कोई फायदा नहीं होता। आप पहले अपने सिस्टम को ठीक करें, उसको चीजों को सिस्टमाइज करें और मेरा ख्याल है कि अपने अखराजात को भी कंट्रोल करें। मैं एक छोटी सी चीज आपकी गुजारिश जरूर करूंगी, तकरीबन 2.5 ट्रिलियन रुपए की हमारी आमदनी थी पिछले साल की और हमारे अखराजात जो थे उसमें सिर्फ अगर 2 बड़े शोबों की मैं बात करूं, सूद और इसके अलावा दिफाई, तो वो तकरीबन 3.5 से ऊपर थे। तो आप सिर्फ 2 चीजों से अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान ऑलरेडी कितना डेफिसिट में चल रहा था और बाकी कैटेगरीज तो बाद में आती हैं। तो कहने का मेरा मकसद ये वो तमाम चीजें मैं वो कोट कर रही हूँ जो कि अखबारात में आ रही हैं, मेरी कोई जाती रिसर्च नहीं है। कहने का मकसद सिर्फ सही। ये है कि पाकिस्तान में सिस्टम को ठीक करना जरूरी है। अगर आप अपने सिस्टम को कंट्रोल करेंगे तो ही आपके अखराजात और आपका बजट कंट्रोल हो सकता है। बहुत शुक्रिया सना मिर्जा साहिबा, सज्जाद मीर साहब, जावेद मलिक साहब, आपके कीमती वक्त, कीमती राय का। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। आपसे कल नए मौज़ूआत के साथ मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।